पर्सनल मोटिव और पैसा कमाना शामिल होता है। वो एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और खेती करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो पैसा खर्च किया जाता है, जो इनपुट किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ज़्यादातर जो काम है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे मैनुअल लेबर काफ़ी कम होता है। यहाँ पे मशीनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। कॉमर्शियल फार्मिंग में बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो भी क्रॉप्स होते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जो फसल है, उसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं बीट और मेज। बीट और मेज को एक्सटेंसिवली यूएसए के अंदर टेम्परेट ग्रासलैंड में कॉमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है। वो एरियाज़ जहाँ पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है वो है नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड, यूरोप और एशिया का टेम्परेट ग्रासलैंड। इन एरियाज़ की बात करें तो इन एरियाज़ में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। जो लोगों की आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। लोग कम हैं और एरिया काफ़ी ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर के ज़मीन में खेती की जाती है। जो भी फार्म्स हैं, खेत हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं और वहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे खेती की जाती है। इसी वजह से मशीन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, साइंटिफिक मेथड से खेती की जाती है। लेकिन ऐसे इलाकों में, टेम्परेट ग्रासलैंड के इलाकों में ग्रोइंग सीजन केवल समर सीजन के दौरान होता है, यानी कि एक साल में केवल एक क्रॉप को ही उगाया जा सकता है। इन एरियाज़ में काफ़ी सेवियर विंटर होता है, मतलब काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है और इसी वजह से सेवियर विंटर सीजन में आम तौर पे क्रॉप्स को नहीं उगाया जाता है। अगर विंटर सीजन में इन रीजन्स में क्रॉप्स को उगाया जाए तो क्रॉप्स बर्बाद हो सकती है हेल स्टॉर्म की वजह से, स्नोफॉल की वजह से। इसी वजह से इन एरियाज़ में एक सिंगल क्रॉप को ही उगाया जाता है। सेकंड बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की। मिक्स्ड फार्मिंग में जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, एक एरिया में फूड क्रॉप को उगाया जाता है तो दूसरे एरिया में फॉडर क्रॉप को। फूड क्रॉप ह्यूमंस के लिए और फॉडर क्रॉप्स एनिमल्स के लिए। और मिक्स्ड फार्मिंग में जानवरों को, लाइव स्टॉक को, कैटल्स को पाला भी जाता है। आमतौर पे मिक्स्ड फार्मिंग की प्रैक्टिस यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा किया जाता है। प्लांटेशन भी एक प्रकार का कॉमर्शियल फार्मिंग ही है, जहाँ पे एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैस्यू नट यानी कि काजू, रबड़, बनाना और कॉटन। प्लांटेशंस में आमतौर पे काम करने के लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करना होता है, क्योंकि जो भी सिंगल क्रॉप है उसको आप बहुत बड़े एरिया में ग्रो कर रहे हो, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो इसके लिए लेबर काफ़ी ज़्यादा चाहिए और इन्वेस्टमेंट इनपुट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। आमतौर पे प्लांटेशंस में जो भी प्रोड्यूस है, जो भी उपज हैं, जो भी आउटपुट हैं, उसको फार्म में ही प्रोसेस कर लिया जाता है, या फिर जो भी फार्म है, जो भी प्लांटेशन है, उसके काफ़ी पास में फैक्ट्रीज़ होती है और उन फैक्ट्रीज़ में इन क्रॉप्स की प्रोसेसिंग की जाती है। आमतौर पे ये फैक्ट्रीज़ एग्रो वेस्ट फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि शुगर केन की प्लांटेशंस जहाँ पे भी है उसके पास में ही शुगर मिल्स होती हैं, शुगर इंडस्ट्री होती है जो कि शुगर केन से शुगर बनाने का काम करती है। प्लांटेशंस जिन भी रीजन में है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रॉपर डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि प्लांटेशंस में जो भी प्रोड्यूस है वो सड़े ना, वो जल्द ही प्रोसेस हो जाए।
दुनिया भर में जो मेजर प्लांटेशंस हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूडनल रीजन में आमतौर पे प्लांटेशंस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मलेशिया में रबर प्लांटेशन, ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी प्लांटेशन और इंडिया और श्रीलंका के अंदर टी प्लांटेशंस आमतौर पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो दुनिया भर में लोगों की आबादी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ लोगों की डिमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों की डाइटरी नीड को पूरा करने के लिए अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स को उगाया जाता है। क्रॉप्स ना केवल पॉपुलेशन को फीड करता है बल्कि क्रॉप्स एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। मेजर फूड क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो वो है बीट, राइस, मेज, मिलेट्स। जूट और कॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स हैं। कुछ बेवरेज क्रॉप्स भी हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए करते हैं, जैसे कि टी या कॉफ़ी। राइस की अगर बात करें तो राइस दुनिया के मेजॉरिटी पॉपुलेशन का स्टेपल डाइट है। ख़ास तौर से ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार, उनके डाइट में राइस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। राइस के ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ इस तरीके से हो कि टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी तीनों ही काफ़ी हाई होना चाहिए। आमतौर पे काफ़ी फर्टाइल सॉइल हो, एलुवियल क्ले सॉइल हो, उसी में राइस की कल्टीवेशन की जा सकती है। इस प्रकार के सॉइल के अंदर वाटर रिटेनिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी ये कि वाटर को लंबे समय तक होल्ड कर कर रख सकते हैं। आमतौर पे इसी प्रकार के सॉइल में राइस की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा की जाती है। राइस के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है। इसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर इन कंट्रीज़ को अगर आप देखेंगे, चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट, तो ये ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाने वाली कंट्रीज़ हैं। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हो, हेवी रेनफॉल हो, हाई टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी बेहतर हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में और बांग्लादेश जो कंट्री है, यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, मैरी टाइम इन्फ्लुएंस है। इसकी वजह से एक साल में यहाँ पे 2 से लेकर 3 राइस के क्रॉप्स को उगाया जाता है। आमतौर पे जो भी राइस है, इंडिया के अंदर राइस को खरीफ सीजन में, यानी कि मानसून जब शुरू होने को होता है, रेनी सीजन के शुरुआत में राइस को उगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो राइस की कल्टीवेशन की गई है उसमें राइस के केवल ही एक सिंगल क्रॉप को उगाया गया है। लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में देखोगे तो यहाँ पे एक साल के अंदर 2 या 3 राइस के क्रॉप को उगाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो 3 राइस के क्रॉप्स को उगाया जाता है उसे औस, अमन और बोरो कहते हैं। के लिए मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है ग्रोइंग सीजन के दौरान, यानी जब भी इस पार्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करना हो उस पार्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर और रेनफॉल मॉडरेट हो तो अच्छे तरीके से ग्रोथ हो जाता है। और हार्वेस्ट के टाइम पे जब इस फसल की कटाई करनी होती है तो उस समय ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। आमतौर पे वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ये अच्छे तरीके से उगता है। वेल ड्रेन्ड कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, काफ़ी लंबे समय तक पानी जो है ना ठहरे। यहाँ पे पानी अगर रेनफॉल के ज़रिए से, इरिगेशन के ज़रिए से पड़ता है सॉइल के ऊपर तो वो तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाए, वो तुरंत ही एक रीजन से दूसरे रीजन में डिस्प्लेस हो जाए, यानी वाटर लॉगिंग की कंडीशन ना हो, तभी हम कहेंगे कि वो वेल ड्रेन्ड सॉइल है।
बीट की कल्टीवेशन एक्सटेंसिवली यानी काफ़ी बड़े एरिया में यूएसए के अंदर, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर किया जाता है। इंडिया के अंदर बीट को विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में ग्रो किया जाता है। यानी इंडिया के अंदर जो विंटर है वो एक राबी क्रॉप्स है। राबी क्रॉप क्या होता है? राबी क्रॉप विंटर सीजन में बोया जाता है और खरीफ क्रॉप मानसून के शुरुआत होने के समय यानी रेनी सीजन के दौरान इसकी सोइंग की जाती है। तो विंटर में बोया जाने वाला बीट एक राबी क्रॉप है। सेकंड बात करते हैं मिलेट की। मिलेट को कोर्स ग्रेन भी कहते हैं क्योंकि इसके जो भी सेरल्स हैं, ग्रेन्स हैं, उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, वो मोटे दाने के होते हैं और आमतौर पे ये लेस फर्टाइल सॉइल, सैंडी सॉइल, डेजर्ट लाइक कंडीशंस, एरिड या सेमी एरिड लाइक कंडीशंस में ग्रो हो सकते हैं। ये एक हार्डी क्रॉप है। हार्डी क्रॉप कहने का मतलब कि ये एक ऐसा क्रॉप है, एक ऐसा प्लांट है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को भी सह सकता है, हार्श इन्वायरमेंट में भी ग्रो हो सकता है। अगर सॉइल कम फर्टाइल हो तो वहाँ पे भी ये ग्रो हो सकता है और इस क्रॉप को ग्रो होने के लिए हमें ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ना हो, तो इसे हम हार्डी क्रॉप कहते हैं। तो मिलेट एक हार्डी क्रॉप है जिसको कम बारिश चाहिए, टेम्परेचर हाई हो, मॉडरेट हो, तब भी ये ग्रो हो सकता है। रेनफॉल वगैरह ज़्यादा होना चाहिए या फिर रेनफॉल वगैरह नहीं भी हुआ तो भी ये पार्टिकुलर क्रॉप आसानी से ग्रो हो सकता है। यानी ये एक ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। यानी अगर किसी इलाके में सूखा आया हुआ है तो उस प्रकार के रीजन्स में इस प्रकार के क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं ज्वार, बाजरा, रागी, जिसकी कल्टीवेशन इंडिया में की जाती है। और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि नाइजीरिया, चाइना और नाइजर। इन कंट्रीज़ के अंदर मिलेट्स की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा की जाती है क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के कुछ एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में आम तौर पे जो दूसरे क्रॉप्स हैं जैसे कि बीट, राइस, कॉटन, उसकी कल्टीवेशन नहीं की जा सकती। इसी वजह से मिलेट्स को उगाया जाता है। मेज, मेज को कॉर्न भी कहते हैं। दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में मेज की अलग अलग वेराइटीज़, कलरफुल वेराइटीज़ को उगाया जाता है। मेज के ग्रोथ के लिए मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और ग्रोथ के लिए काफ़ी सनशाइन चाहिए, यानी कि आकाश में बादल नहीं होने चाहिए, एकदम सनी वेदर लाइक कंडीशंस हो तो मेज का ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। मेज को ग्रो होने के लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए। मेज सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा और इंडिया और मेक्सिको जैसी कंट्रीज़ में ग्रो होती है। कॉटन की बात करें तो कॉटन के ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, कम बारिश होनी चाहिए, 7 महीने तक फ्रॉस्ट फ्री डेज हों, यानी फ्रॉस्ट ना हो, शीत ना पड़े। विंटर लाइक कंडीशंस में कॉटन ग्रो नहीं कर सकता। इसके ग्रोथ के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब काफ़ी तेज़ धूप हो, तभी कॉटन का ग्रोथ हो सकता है। कॉटन बेहतर तरीके से ब्लैक सॉइल पे, फर्टाइल सॉइल पे, एलुवियल सॉइल पे ग्रो होता है। इंडिया में दक्कन ट्राइब का रीजन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट रीजन है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन का इस्तेमाल कर कर शर्ट और भी अलग अलग क्लॉथ्स और गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सेकेंड बात करें जूट की, तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इसी वजह से क्योंकि जूट का कलर गोल्डन ब्राउन कलर होता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जूट काफ़ी महंगा बिकता है। आम तौर पे ये एलुवियल सॉइल में बेहतर तरीके से ग्रो होता है। इसके ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी
ये ऐसे ही रीजन्स में ग्रो हो सकता है जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ कुछ इस तरीके से हो कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, मूसलाधार बारिश हो और एयर के अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो। और इस प्रकार का इन्वायरमेंटल कंडीशन आमतौर पे ट्रॉपिकल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया का सुंदरवन डेल्टा, वेस्ट बंगाल का इलाका और बांग्लादेश, ये जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। आमतौर पे ऐसे एरियाज़ में जो भी सॉइल होता है वो हर साल रिन्यू होता है बाय फ्लड। तो हर साल फ्लड की वजह से जो सॉइल रिन्यू हो रहा है, उसकी वजह से सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है और इसी वजह से वहाँ पे जूट की कल्टीवेशन आसानी से की जा सकती है। सेकेंड बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी एक प्लांटेशन क्रॉप है। कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, यानी क्लाइमेट गर्म हो और वेट हो, वेट मतलब बारिश हो, ह्यूमिडिटी हो और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ही इसकी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा की जाती है। हिल स्लोप्स इस क्रॉप के ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। और स्लोप कैसा होना चाहिए? स्लोप का ग्रेडियंट कम होना चाहिए, यानी ढलान काफ़ी कम हो। ऐसा नहीं हो कि माउंटेन स्लोप या हिल स्लोप काफ़ी स्टीप हो, ऑलमोस्ट वर्टिकल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिल स्लोप का ग्रेडियंट कम होना चाहिए। तो इस प्रकार के हिल स्लोप्स में कॉफ़ी की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा की जाती है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद कोलंबिया और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में कॉफ़ी का ग्रोथ, बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी को उगाया जाता है। टी की बात करें तो टी एक बेवरेज क्रॉप है, कॉफ़ी भी एक बेवरेज क्रॉप ही है और दोनों ही क्रॉप को प्लांटेशंस में ग्रो किया जाता है। इस क्रॉप के ग्रोथ के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट ईयर, मतलब सालों भर बारिश हो और पूरे रीजन में बारिश हो, हर एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर बारिश हो। ऐसा नहीं हो कि लोकलाइज्ड रेनफॉल हो, इस रीजन में बारिश हुआ इस रीजन में नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द रीजन बारिश होनी चाहिए, पूरे रीजन में बारिश होनी चाहिए और इसी को हम लोग वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होता कहते हैं। आमतौर पे टेंडर लीव्स के ग्रोथ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी रेनफॉल है वो टी की, चाय की नाजुक और सॉफ्ट पत्तियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में इसकी ग्रोथ काफ़ी बेहतर तरीके से होती है। हिल स्लोप अगर जेंटल हो तो वहाँ पे इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। पत्तियों को तोड़ने के लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इस प्रकार से टी प्लांटेशन में काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, काम भी मिलता है। केन्या, चाइना, इंडिया, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में बेस्ट क्वालिटी की टी को प्रोड्यूस किया जाता है।